भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का मंगलवार सुबह यहां पारंपरिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका रस्मी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मार्कोस सोमवार को यहां पहुंचे थे और उनकी 5 दिन की यात्रा 8 अगस्त तक चलेगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी चर्चा की है। एक्सेलेंसी, आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे हमारे संबंधों को एक नई गति और गहराई मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंधों को बल मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। इसमें व्यापार, डिफेंस, मैरीटाइम, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल टाइज भी शामिल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम अगले 5 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं। एक्सेलेंसी, जुलाई 2027 तक फिलीपींस आसियान में भारत का कंट्री कोऑर्डिनेटर है। 2026 में आप आसियान चेयर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हमें विश्वास है कि फिलीपींस के नेतृत्व में भारत आसियान रिश्तों को भी और मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, वैसे हम अभी जब बैठे थे तो करीब करीब सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसे ज्यादा रिपीट भी नहीं करना चाहता, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क्स हमारे लिए इन विषयों को आगे ले जाने में काम आएगा। जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का मंगलवार 5 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे और लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ भी रहे थे। उन्हें निजी सचिव के.एस. राणा ने उनके निधन की पुष्टि की। मलिक को 11 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। सतपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और LLB की डिग्री भी हासिल की थी। 1968-69 में मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 1980 से 1989 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1989-91 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सांसद रहे। तो सदन में CSF कर्मियों की मौजूदगी में मुद्दे पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल सभापति ने इस बात पर आपत्ति जताई जब खड़गे ने उन्हें CISF कर्मियों की तैनाती को लेकर पत्र लिखा था तो उसमें मीडिया को क्यों जारी किया गया। सभापति ने इसे सदन में नियमों का उल्लंघन करार दिया। इस पर खड़गे ने कहा कि वो सभी को पत्र के बारे में जानकारी नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने इसे लेकर मीडिया में बयान जारी किया। चर्चा के दौरान JP नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए और नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को उनसे ट्यूशन लेने की जरूरत है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने दमदार संबोधन भी दिया और अपने कॉलेज का किस्सा भी सुनाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चों को मोटिवेट भी करें, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी दें, उनके साथ में समय बिताएं और उनमें नई आशाएं जगाएं। रहने का तरीका, अभी आपकी बात में हुआ कि बहुत सारी चीजें प्राइमरी लेवल पे जब सिखा देते हैं तो वो जीवन भर साथ चलती है। विदेशों के स्कूल में प्राइमरी लेवल पे ये बताना होता है कि
आपको सफाई रखनी है। आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट को साफ करके बाहर निकलिए। आप कोई कूड़ा जमीन में नहीं फेंकिए, आप डस्टबिन का यूज कीजिए। हमारे एक बेसिक लेवल पे ये सारी चीजें जो बच्चों की रगों में डाल दी जानी चाहिए, उसे डेवलप करने की आवश्यकता है। एक यूनिवर्सिटी का बच्चा जब छोटे स्कूल के बच्चे से ये बात करेगा तो उसके अंदर भी वो भावना आएगी और स्कूल के बच्चे के अंदर भी वो भावना आएगी। मैं इस मंच से चाहती हूं शिक्षा मंत्री जी, एक पूरा का पूरा लेआउट बना करके आप लाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कॉलेजेस हैं और जितने हमारे स्कूल हैं इंक्लूडिंग एमसीडी, उनके साथ में हर कॉलेज को जोड़ने का। और एक बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे बढ़ जाएगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली का हर कॉलेज आगे आएगा। वो भी कहेंगे कि हमें इस मुहिम में जोड़िए और शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाना है। ईश्वर ने आज हमें मौका दिया है इस दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। एक नया गिफ्ट भी मैं आज आपके लिए लेके आई हूं। आशीष जी, याद है जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो यू स्पेशल चलती थी और कितना सारा वक्त हम यू स्पेशल में गुजारते थे। वो आज भी याद आता है कि यू स्पेशल में बैठ करके घर से कॉलेज आना और कॉलेज से घर जाना, जितना समय कॉलेज के अंदर नहीं बीतता था उससे ज्यादा समय यू स्पेशल में जाता था। आनंद आता था। फ्रेंड्स के साथ में वो बस हमारी थी, हमारी अपनी थी, उसमें किसी और की एंट्री नहीं थी। समय के साथ साथ वो बसें कहीं गायब हो गई। दिल्ली सरकार फिर से यू स्पेशल शुरू कर रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में फांसी घर का दौरा किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत के कहर से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। तो वहीं अलीगढ़ में स्काई टावर परिसर में 900 किलोमीटर क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण सीएम योगी के द्वारा किया गया है और उसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी कई सारी योजनाओं का भी शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है, जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं। इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वीडियो को आप यहां देख भी सकते हैं। सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य उभरता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक पहचान दिलाने का काम जिसको पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट
बोर्ड की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सर्वे बाबू जी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद के मुरादनगर में सावन के पवित्र महीने में मीट बेचने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन मामला तब और भी ज्यादा उलझ गया जब भूरा चौधरी नाम का व्यक्ति पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस को ही धमकाने लगा। इस सनसनीखेज घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तटवर्ती गांव के ग्रामीण भी अब मुश्किल में आ गए हैं। तहसील गोला क्षेत्र के बीजवा में बारिश होने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है। मंगलवार सुबह शारदा नदी का पानी बजेड़ा तटबंध के पास घरों में भर गया। इससे ग्रामीणों की दिक्कतें भी बढ़ गई। ब्लॉक बीजवा के कारसौर, बेचेपुरवा, रूसा, सुल्तानपुर समेत कई गांव में बाढ़ का पानी बढ़ा हुआ है। करसौर में कई ग्रामीणों के मकान और खेत नदी में समा चुके हैं। शारदा नदी के किनारे के कई ग्रामीण पलायन करना भी अब शुरू हो चुके हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सोमवार को बनवसा बैराज से 1.60 लाख क्यूसेक पानी शारदा में छोड़ा गया था, जिसके बाद शारदा नदी के कटान भी शुरू हो गया और फसलें भी डूबने लगी। उफनाई शारदा से पशुओं के चारे और इंसानों के भोजन का संकट भी पैदा हो गया है। बाढ़ को लेकर ग्रामीण दहशत में और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। तो वहीं बिजनौर में पिछले 2 दिनों से पड़ रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर हो रही बारिश के चलते गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। गंगा बैराज का जलस्तर लगभग 11 बजे 221.50 मीटर दर्ज किया गया। खतरे के निशान से ऊपर 220.00 मीटर को पार कर चुका है। पानी के तेज बहाव के साथ 2.30122 क्यूसेक पानी गंगा बैराज से निकल रहा है और इसको देखते हुए सिंचाई विभाग में हलचल पैदा होने लगी है। सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से निगरानी में जुटे हुए हैं। तो वहीं अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर गंगा का जलस्तर मंगलवार सुबह चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया। गंगा किनारे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भीमगोड़ा बैराज पर सुबह 6 बजे जलस्तर 293.00 मीटर रिकॉर्ड किया गया। खतरे का निशान क्योंकि यहां पर 294 मीटर है। लगातार वर्षा होने के कारण फिलहाल गंगा में जल प्रवाह भी बढ़ा हुआ है। भीमगोड़ा बैराज से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी में 1,49,160 क्यूसेक पानी आ रहा है। बैराज से 1,43,973 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। उत्तर गंगा कैनाल में 5,036 क्यूसेक, DCNG में 151 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्थिति को लेकर लगातार अपडेट भी ले रही हैं। नदियों की जलस्तर, वर्षा और जलभराव की जानकारी विभिन्न माध्यम से जुटाई जा रही है। डीएम ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में ही बने रहने के निर्देश दिए हैं। अभी फोरकास्ट है जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो हमारा अभी वार्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 293.1 है, लेकिन डेंजर से भी नीचे है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। समझ जो हमारे प्रभावित हो सकने वाले जो एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर हमने टीम्स को तैनात कर रखा है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी, फील्ड ऑफिसर सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत आ रही है वहाँ पर एडीएम जो है वो लगातार कंट्रोल रूम में बने हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, जल स्तर अभी वार्निंग लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन डेंजर लेवल से नीचे है। और जहाँ जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उनको तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से हमारे ऑफिसर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। यूपी सिंचाई से भी लगातार कोऑर्डिनेशन है। सुबह भी हमारी बात हुई थी, तो अभी उनके द्वारा जो आगे की जो प्लान है वो हमसे शेयर कर लिया गया है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऊपर से जैसे ज्यादा बारिश हो रही पड़ रही है तो जल स्तर है उसको कैसे मैनेज और मॉनिटर किया। तो वहीं खटीमा खंड शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ वेतन रोकने को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित शिक्षकों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सेवा में रहने के कारण पीएम पोषण योजना के SMS नहीं करने पर विभाग ने शिक्षकों का वेतन रोक दी, जिस कारण सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पीएम पोषण योजना का SMS शिक्षकों को भेजना जरूरी होता है, लेकिन नहीं भेजने पर वेतन पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन चुनाव को देखते हुए शिक्षकों की वार्ता सुन उनकी मांगों को मान लिया गया है और जल्द ही उन्हें वेतन भी दे दिया जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हर शिक्षक की गरिमा होती है, हर शिक्षक का जीवन जीने का अधिकार होता है। अगर उसकी तनख्वाह को रोक दिया जाएगा तो उसका जीवन जीने का अधिकार खंडित होता है, गरिमा खंडित होती है। और किसी कारणवश, जैसे कि आप जानते ही हैं, चुनाव चल रहे थे, चुनाव में 3 ड्यूटियाँ टीचर्स की आई हैं। ड्यूटी से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वहाँ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं था और कार्य में बाहर था। तो और वो मानसिक एक दबाव भी रहता है, तो उसमें वो नहीं कर पाया SMS। और इसी को आधार बना करके खंड जी उप शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है, और जिससे हमारे टीचर्स में बड़ा आक्रोश है। और इसी की वार्ता करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। और हम शिक्षक के जितने भी जो भी अहित हो रहा है, शिक्षक का जो भी अपमान हो रहा है, उसके लिए हम एक वार्ता करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उप शिक्षा अधिकारी महोदय सकारात्मक रूप से हमारी बातें सुनेंगे और उसका सही फैसला करेंगे। हमारे 10 शिक्षकों का लगभग 10 ही है, मतलब 10-12 शिक्षकों का जो है MDM SMS करने के बाबत जो है उनका वेतन रोका गया है। और हम सभी शिक्षक जो है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लौटे हुए हैं, और हर शिक्षक ने अपनी 2 ड्यूटियां वहाँ पर की है। 24 तारीख की भी ड्यूटी की है और 28 तारीख की भी ड्यूटी की है। उसके बाद मतगणना की भी ड्यूटी की है। अगर हम जब ड्यूटी में जाते हैं तो एक दिन पहले हमें वहाँ रिपोर्टिंग देनी पड़ती है 6 बजे लगभग। तो 23, 24 और 25 3 दिन तो हमारी पहली वाली ड्यूटी में लगे। और 28 में जो ड्यूटी थी टीचर्स की डबल, 28 को चुना था तो हम 27, 28 और 29 3 दिन वहाँ रहे। और उसके बाद हम प्रशिक्षण, हमारे 2 प्रशिक्षण थे जो चुनाव कराए जाते हैं, 2 दिन वो हो गए, 3 दूनी 6, 1 7 8 दिन हमारा शिक्षक जो है इस चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने में इन्होंने आउट ऑफ स्टेशन भी, मतलब दूसरे ब्लॉक में हम चुनाव संपन्न कराने गए। तो इस बीच हम जो है अपने विद्यालय में से अनुपस्थित रहे, मतलब तो हम SMS विभागीय अन्य विभागों ये चुनाव आयोग के तहत उनके अंडर काम कर रहे थे। तो हम जो है हमारे अध्यापक जो है SMS नहीं कर पाए। MDM SMS न करने के बाबत हमारे 10-12 अध्यापकों का जो है इस महीने का जो है वेतन रोक दिया गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हमें ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। 3 क्वेश्चन के मैसेजेस हर महीने भेजे जाने होते हैं। जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने वर्किंग डेज के हिसाब से 3 क्वेश्चन के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल इस सत्र में, पूरे सत्र में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित शिक्षकों को अवगत कराने का मैसेज भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। इतने के बाद भी पिछले माह मैंने 25 जून को ही लेटर इशू कर दिया था कि भी आप लोग जो है मैसेज रेगुलर लिखिए, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ने नहीं किया था। हालांकि इस महीने चुनाव थे, लेकिन मैंने जो है 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 SMS आपने नहीं भी किए हो तब भी आपका वेतन कर देंगे। परंतु उन्होंने 17 मैसेज किए, 24 वर्किंग डेज थे, 17 मैसेज किए, इसलिए मैंने जो है उनका वेतन रोकने के लिए कार्रवाई की। लेकिन अभी आज शिक्षक संघ ने मेरे से वार्ता की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले महीने में और इससे आगे भी नियमित मैसेज किए जाते रहेंगे। इसलिए एक चेतावनी पत्र जारी करके उनका सभी वेतन आहरित कर दिया है। तो वहीं हरिद्वार में लाइब्रेरी के लिए भूमि पूजन करने पुलिस लाइन पहुंचे DM मयूर दीक्षित और SSP प्रमेंद्र सिंह झोबाल। पुलिस परिवार के बच्चों के लिए नई सौगात देने जा रहे SSP। पुलिस लाइन में बनेगी हाईटेक लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कई अन्य पुस्तकें भी उसमें उपलब्ध रहेगी। पुलिस व वी-गार्ड कंपनी सिडकुल में आपसी सहयोग से बनाई जा रही है हाईटेक लाइब्रेरी। आमजन के साथ साथ अब पुलिस परिवार के हितैषी SSP प्रवीण सिंह डोभाल पुलिस परिवार के लिए एक नई सौगात लेकर आए हैं। पुलिस लाइन में वी-गार्ड कंपनी के आपसी सहयोग से एक हाईटेक लाइब्रेरी की शुरुआत के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं SSP प्रवीण सिंह डोभाल के द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर लाइब्रेरी की नींव रखने के लिए चिन्हित भूमि का पूजन किया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा कहा गया कि ये एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है, इसका लाभ पुलिस परिजनों के साथ साथ आमजन को भी मिलेगा। मैं वी-गार्ड के माध्यम से वी-गार्ड की टीम के द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत हमारे यहाँ पर बच्चों के जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पुलिस लाइन के जो खासकर बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक लाइब्रेरी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। जो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पुलिस लाइन में जो रहने वाले बच्चे हैं या जो हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, निश्चित तौर पर उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। और क्योंकि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो न सिर्फ ज्ञान चक्षु खोलती है बल्कि
जो नए जो आयाम हैं उनको भी स्थापित करती है। और मेरे को पूरी उम्मीद है ये एक बहुत अच्छी पहल है जो वी गार्ड के माध्यम से यहाँ की गई है। मैं इसके लिए इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में सावन का आखिरी सोमवार रहा। आस्था का सैलाब इस कदर नजर आ रहा था कि जैसे पूरी सनातन भगवान भोले की विदाई करने कनकल पहुंची हुई हो। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव हरिद्वार कनखल अपने ससुराल से कैलाश के लिए प्रस्थान जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि आज के दिन जो भी कनखल में जलाभिषेक करता है उसके पितरों को भी पुण्य की प्राप्ति मिलती है। सनातन नगरी हरिद्वार में आज के दिन बहुत ही महत्व वाला माना जाता है। सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश की परवाह ना करते हुए श्रद्धालु लगातार कनखल में पहुंचते रहे। तो हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। मां गंगा मैटरनिटी एंड केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में सहारनपुर की मीनाक्षी और रुड़की की खुशबू भी शामिल थी। दोनों नवजात बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन माओं की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो सही से डॉक्टर थे और ना ही जरूरी संसाधन। डिलीवरी के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो ना तो इलाज मिला और ना ही कोई जिम्मेदार इंसान। आरोप है कि लापरवाही की वजह से दोनों महिलाओं की जान गई है और इसी को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। प्रवीण सिंह डोभाल एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि रात में हमें प्रकरण की सूचना मिली थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीएमओ के माध्यम से जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहादुराबाद थाने में ये मामला कल शाम को हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक मैटरनिटी सेंटर में 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी उपचार के दौरान। उसमें तत्काल लोगों का काफी आक्रोश भी था। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए 2 स्थापित पंजीकृत किए गए और उनका हॉस्पिटल भी कल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सील किया गया है। उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके द्वारा किए गए थे उनकी एक बार जांच हम जरूर कराएंगे। साथ में अगर इसमें कोई मानव अगर किसी की कोई कमी है या किसी डॉक्टर के द्वारा कोई कमी छोड़ी गई है उसकी जांच सीएमओ के स्तर से टीम बना के उसमें की जा रही है और इसमें जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला पठानपुरा नबी कॉलोनी में बंद पड़े मकान के अंदर नवविवाहिता का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पहली दृष्टि से ये हत्या का मामला बताया जा रहा है। शव कई दिनों से कमरे में बंद पड़ा था। स्थानीय पड़ोसियों को मकान से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो एक महिला का शव बेहद दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरी बहन का गरीब में मर गई। फिर इसके बाद बोलने गए बाजी तू क्या 10 लाख ले ले, क्या कह रही है? वो बोला मक्कारी करे, क्या फोन नहीं उठा। मैं उस जगह से ट्राई करते थक गई, मगर उसका फोन दोनों मेरी बहन का भी बेल जा रही थी और उसकी, मगर उनने फोन नहीं उठाया और भाग फोन चार्ज वो था तो मैंने कहा उठाएगा। फिर मैंने अपने भाइयों सबसे गया, फिर हम भागते रहे यहाँ आए। मेरी बड़ी है वैसी रात को मैंने बताया था, बाल खींच के मारता था मेरे बचपन भाई, बहुत बुरा मारता है कुछ जानवरों की तरह। क्या नाम है इसका समीर। इसका एक दोस्त है, उसके साथ काम करता है, देहरादून में रहता है। देखिए अभी प्रथम दृष्टया जो उनकी मृतका की सिस्टर हैं उनका कहना है कि 2 दिन पहले शनिवार को दोपहर के बाद तक उनकी बात हुई थी। जो अंदर बॉडी मिली है ये तय है कि उसके साथ कुछ हत्या का हुआ है। हमारी एफएसएल टीम अभी जल्दी स्पॉट पे आएगी। प्रॉपर विजिट करने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो करेंगे, क्योंकि पति जो उनकी सिस्टर है वो पति पे आरोप लगा रही है और वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो प्रथम दृष्टया उन्हीं पे पूरा संदेह है। बाकी जो तहरीर दी जाएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अब आगे अभी बॉडी को लिफ्ट करने का एफएसएल टीम द्वारा जो फैक्टिकल एक्शन है वो करेंगे और एक्यूज्ड या जो भी इसके पीछे उसके लिए हमने टीम लगा दी है और जल्दी हम उसमें निस्तारण करेंगे।